अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है दास्तान 3 मछंदर तीसरा हिस्सा। तारिक ने जादूना की तमाम बातें बड़े गौर से सुनी और एक जुस्त मारकर अकाब की पीठ पर बैठ गया। एक लख्त बेजान सा दिखाई देने वाला अकाब हवा में परवास करने लगा। तारिक ने अकाब के परों को मजबूती से पकड़ लिया। तेज हवाओं के झोंके चल रहे थे। एक दफा तारिक को लगा कि उसके सर की टोपी उड़ जाएगी, इसलिए उसने टोपी झोले में डाल ली। नदी, नाले, पहाड़, मैदान, रेगजारों, खेत खलियान पानी की तरह उनके नीचे से बहे चले जा रहे थे। अकाब बर्क बेकरां की मानिंद आसमान की बुलंदियों में उड़ा चला जा रहा था, जैसे वो सिर्फ इतना जानता हो कि उसे कहाँ जाकर रुकना है। सिर्फ एक बार वो काले बादलों में छुप गए, जहाँ हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। तारिक ने अकाब की गर्दन पर अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। बहुत जल्द उन्होंने काले बादलों को पार कर लिया। सूरज की रोशनी पहले की तरह चमकने लगी। फिर ऐसा हुआ, अकाब ने अपनी रफ्तार कम कर दी और वो नीचे की तरफ उतरने लगा। वो समझ गया अब मंजिल करीब आ गई है और कंधे पर लटके हुए झोले को संभाल लिया। नीचे काली पहाड़ी साफ नजर आ रही थी, बिल्कुल कोयले की तरह स्याह। अकाब तीर की सी तेजी से पहाड़ी के गिर्द चक्कर काटने लगा और फिर निहायत आहिस्तगी से एक ऊंचे टीले पर उतर गया। तारिक फुर्ती से अकाब की पीठ पर से कूदकर उतरा। अकाब फिर पहले की तरह बुत बना साकित चुपचाप खड़ा हो गया। तारिक ने चारों तरफ एक तायराना नजर डाली और खुदा का नाम लेकर एक सिमत चलने लगा। तेज हवाएं चल रही थीं, इसलिए वो संभल संभल कर चल रहा था। पहाड़ के बाजू में अंधी खाई थी, जरा पैर फिसला और हड्डियों का सुरमा बना। हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। दूसरी तरफ काली झाड़ियों का सिलसिला था। काली झाड़ियां खारदार जहरीले कांटों से भरी हुई थीं। इस रुकावट को तलवार से दूर करता जा रहा था। अचानक कहीं दूर से खुशबू का एक झोंका आया, जिसकी महक से आदमी पर नशा तारी हो जाए। मगर तारिक ने अपने आप को संभाल लिया और चौकन्ना हो गया। शायद वो अपने मतलूबा मकाम के करीब पहुंच गया था और फिर उसके सामने वो फब्बारा आ गया जिसके बारे में जादूना ने आगाह किया था। उसकी रफ्तार तेज हो गई। फव्वारे के करीब एहतियात से गुजरा क्योंकि उसका पानी जहरीला था। वो कुछ और आगे बढ़ा। सामने एक ऊंचे चबूतरे पर मुंडेर के गिर्द उसे काले गुलाब का पौधा नजर आया। तारिक के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आखिर वो उस मकाम तक पहुंच ही गया। उसने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। काला गुलाब पौधे की ऊपरी डाल पर शान से खिला हुआ था। तारिक के कदम बेताबी से चबूतरे की तरफ बढ़ने लगे। तभी तेज आंधियां सी चलने लगी। उसने अपने आप को संभाला, वरना खारदार झाड़ियों में गिरता या गहरी खाई में चला जाता और किस्सा खत्म हो जाता। तेज हवाओं के साथ खौफनाक आवाजें आने लगीं। दिलेर तारिक किसी चीज की परवाह किए बगैर उछलकर चबूतरे पर चढ़ गया और आबे तिलस्मी की बोतल खोलकर उसका पानी पौधे की जड़ में छिड़क दिया और काला गुलाब डाल से टूटकर उसके कदमों में गिर गया। तारिक ने झट फूल उठाकर अपने झोले में रख लिया और फुर्ती से चबूतरे से नीचे कूद गया। आसपास के काले दरख्तों के दरमियान से खौफनाक और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। दरख्तों की शाखों से बड़े बड़े अजदहे अपनी जहरीली जबान बाहर लटका कर उसकी तरफ लपकने लगे, जो असल में बदरूहें थीं जो तारिक को बुला रही थीं। इधर आओ नौजवान, यहाँ आओ, यहाँ बहुत से काले गुलाब हैं, आकर ले लो। तारिक ने उनकी जर्रा भर परवाह नहीं की, क्योंकि वो जानता था अगर वो पलटकर उनकी तरफ देखेगा तो वो भी पत्थर का बन जाएगा, क्योंकि दरख्तों के पास उसे बहुत से पत्थर के बुत पड़े हुए दिखाई दिए थे जो कभी जीते जागते इंसान थे। तारिक ने कांधे पर लटके हुए झोले को संभाला, हाथ में मजबूती से आबे तिलस्म की बोतल को पकड़ा और खुदा का नाम लेकर उस जगह से आगे बढ़ गया और टीले के नजदीक पहुंच गया जहां देव कामत अकाब पहले की तरह बुत बना खड़ा था। तारिक ने एक जुस्त मारी और अकाब की पीठ पर सवार हो गया। अकाब जैसे पहले ही से उसके इंतजार में था। उसके सवार होते ही अकाब तेजी से ऊपर उड़ा और आसमान की बुलंदी में परवाज करने लगा। तारिक का दिल इस कामयाबी पर बाग बाग हो रहा था। रुई के गालों की तरह बादल उनके नीचे से गुजर रहे थे। अकाब की पुश्त पर बैठे बैठे जाने कब उसकी आंख लग गई, मगर इस हालत में भी उसने अकाब की गर्दन को मजबूती से थामे रखा, वरना आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात हो जाती। जादुई अकाब वापस अपनी सिमत में बर्क रफ्तारी से उड़ा चला जा रहा था। आखिरकार उसने अपने परों को समेटना शुरू कर दिया। अकाब की रफ्तार धीमी हो गई। तारिक की आंख खुल गई। अकाब तीर की तरह जमीन की सिमत आने लगा और आहिस्ता से उसके पैर जमीन की सतह पर टिक गए। वो बुढ़िया जादूना की झोंपड़ी के पास वापस आ गए थे। तारिक कूदकर अकाब की पीठ पर से उतर गया। उसके कानों में जादूना की आवाज आई। सामने जादूना खड़ी थी।
मुझे मालूम था बेटे, तुम कामयाबो कामरान लौटोगे। आज तुमने साबित कर दिया तुम बहादुर ही नहीं अक्लमंद भी हो। और फिर जादूना ने अपने हाथ की छड़ी घुमाई। देवकामत अकाब दोबारा बिल्कुल आम परिंदों जैसा बन गया और पास के दरख्त के ऊपर जा बैठा। जादूना फिर बोली, बेटा तारिक, अब तुम जितनी जल्द मुमकिन हो सके काले गुलाब को लेकर तारीक जंगल पहुंच जाओ। गुलजान को उसकी कैद से आजाद कराओ और मरगूना को उसके अंजाम तक पहुंचाओ। तारिक ने जादूना की बातों को सुना और अपने घोड़े बहादुर को इधर उधर तलाश करने लगा। बहादुर पास ही सूखी घास चर रहा था। तारिक ने उसे आवाज दी। घोड़ा अपने मालिक की आवाज खूब पहचानता था। हिनहिनाता हुआ दौड़ा और उसके पास आकर अपनी गर्दन हिलाने लगा। तारिक ने उसकी गर्दन पर शफकत से हाथ फेरा और कूदकर उस पर सवार हो गया और चलने लगा। ठहरो, जादूना ने आवाज दी। तारिक रुक गया। जादूना ने अपने हाथ की छड़ी को घोड़े के जिस्म पर फेरा। घोड़े ने झुरझुरी ली। उसका पूरा बदन थर्रा गया, जोर से हिनहिनाया और एड़ लगाने लगा। उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, जैसे अभी ऊपर उड़ जाएगा। घोड़ा तारिक के काबू से बाहर हो रहा था। तारिक ने उसे थपकी दी। जादूना हंसते हुए बोली, अब तुम अपने बहादुर को हवा में उड़ाते हुए ले जाओगे। मैंने इसमें तिलस्मी कुव्वत भर दी है। इस तरह तुम बहुत जल्द तारीक जंगल पहुंच जाओगे, वरना महीनों की मुसाफत के बाद वहां पहुंचोगे। तब तक गुलजान पर जाने क्या बीते। शुक्रिया जादूना खाला, अल्लाह हाफिज। तुम्हारी मदद का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुमने मेरी मदद की, वरना शायद मैं काले गुलाब को हासिल नहीं कर पाता। ना जाने आगे क्या होता। मैं सिर्फ मरगूना के जुल्म से मासूमों को निजात दिलाना चाहती हूँ। उसके तिलस्म का खात्मा हो, बस ऐसा ही होगा। इतना कहकर तारिक ये जा और वो जा। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसके पैरों ने जमीन छोड़ दी और वो हवा में उड़ने लगा। बजाय जमीन पर दौड़ने के, घोड़ा हवा में तूफान की तरह उड़ा चला जा रहा था। इस अनोखी तब्दीली से घोड़ा बहादुर भी हैरान हो रहा था। उनका सफर बहुत तेजी से तय हो रहा था। वो अपनी मंजिल की तरफ माइल ब परवाज थे। बहुत ही कम अरसे में वो तारीक जंगल के ऊपर से गुजरे, जहां गुलजान पिंजरे में कैद थी। तारिक ने घोड़े को नीचे उतरने का इशारा किया और वो आहिस्ता रवि से जमीन पर उतर गया। वह बहादुर, मजा आ गया इस सफर का, तारिक हंसते हुए बोला। घोड़ा अपने मालिक की बात समझ गया और हिनहिनाने लगा। अच्छा, अब यहीं करीब ही घास चरते रहना, मैं अंदर जंगल में जा रहा हूँ, ज्यादा दूर मत निकल जाना। इतना कहकर तारिक तेजी से पैदल ही जंगल में दाखिल हो गया। वो चाहता था कि मरगूना को उसके आने की सुनगुन लग जाए। वो बगैर किसी रुकावट के उस दरख्त के पास पहुंच गया, जहां सोने के पिंजरे में गुलजान कैद थी। तारिक पर नजर पड़ते ही उसका उदास चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। उसके मोती जैसे दांत चमके। उदास चेहरे पर रौनक आ गई। मुझे मालूम था शहजादे, तुम जरूर वापस आओगे, गुलजान मसरत से बोली। मैं दिन रात खुदा से तुम्हारी कामयाबी की दुआ मांगा करती हूँ। हाँ गुलजान, मैं कामयाब लौटा हूँ और काला गुलाब मेरे झोले में है। अब तुम जल्दी से मुझे मरगूना का ठिकाना बताओ, उसका वक्त पूरा हो चुका है, इससे पहले कि काला गुलाब सूख जाए। तारिक हंसते हुए बोला, तुम्हें ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। इस जंगल के पीछे एक खारदार रास्ता है, उसके खात्मे पर एक पहाड़ है और पहाड़ पर एक गार है। बस उसी गार में मरगूना जादूगरनी रहती है, जहाँ उसकी हिफाजत लाल आंखों वाली बिल्लियां करती हैं। बस मेरे लिए यही इशारा काफी है, मरगूना अब अपनी खैर मनाए। इतना कहकर तारिक वहां से रवाना हो गया। बहुत जल्द उसे खारदार रास्ता मिल गया। वो एहतियात से कदम रखता हुआ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि कांटे जहरीले थे, अगर चुभ जाएं तो इंसान की मौत वाक़ हो जाए। आखिरकार संभलता हुआ दुश्वार गुजार रास्ते को पार कर लिया। सामने इंसानी शक्ल वाला पहाड़ नजर आया। पहाड़ देखने में तो छोटा नजर आता था, मगर उसके दाएं बाएं मौत की खाइयां थीं। नीचे देखो तो अंधेरा दिखाई देता था। तारिक रास्ता तय करता हुआ पहाड़ पर चढ़ गया। चोटी पर एक गार दिखाई दिया। गार का मुंह छोटा सा था, जिसमें से एक आदमी मुश्किल से अंदर दाखिल हो सकता था। तारिक ने गार के अंदर झांका। उसे बिल्लियों की आवाज सुनाई दी। तारिक जरा भी नहीं घबराया और गार में दाखिल हो गया। अंदर घप अंधेरा था। पथरीली दीवार में एक मशाल जल रही थी, जिसकी रोशनी में मुश्किल से थोड़े फासले कोई चीज दिखाई देती थी। फिर तारिक को ऐसा लगा जैसे कोई छोटा जानवर उसके पैरों के गिर्द चक्कर लगाकर गुजरा हो। इस तरह कई बार हुआ। मशाल की रोशनी में उसने देखा वो काली बिल्लियां थी जो उसके गिर्द दौड़ रही थी, मगर जादूगरनी मरगूना कहीं दिखाई नहीं दी। तारिक थोड़ी देर सोच में पड़ गया और मुस्कुरा दिया। हो सकता है मरगूना को उसके आने का पता चल गया हो और उसने बिल्ली की शक्ल इख्तियार कर ली हो। म्याऊं म्याऊं की भयानक आवाजों से गार गूंज रही थी। तारिक को एक तरकीब सूझी, जब बिल्लियां हैं तो जरूर यहाँ चूहे भी होंगे।
ये सोचकर वो गार से बाहर निकल आया और इधर उधर नजर दौड़ाई। गार के बाहर आसपास घनी झाड़ियां थीं। उन्हीं झाड़ियों के पास उसे छोटे छोटे बिल दिखाई दिए। तारिक ने झोले से एक जंगली फल निकालकर बिल के दहाने पर रख दिया और चुपचाप झाड़ी के पास साकित बैठ गया। फल की खुशबू से एक मोटा ताजा चूहा बिल से बाहर निकला और चाहता था कि फल को उचक ले, मगर तारिक ने झट उसे लपक कर पकड़ लिया। अब देखता हूँ मरगूना की बच्ची चुड़ैल की खाला कैसे सामने नहीं आती है, और दोबारा गार के अंदर चला गया। बिल्लियों ने घेर कर उस पर हमला कर दिया। तारिक उनसे बचने की कोशिश करने लगा। फिर उसने अपना हरबा इस्तेमाल किया और जल्दी से मोटे ताजे चूहे को बिल्लियों के दरमियान छोड़ दिया। बिल्लियां तारिक को छोड़कर चूहे के पीछे भागी। सिर्फ एक बिल्ली गुर्राते हुए खड़ी रह गई, चाहती थी कि तारिक पर हमला कर दे। उसकी आंखें लाल हो रही थी। बिल्ली ने उसकी गर्दन पर हमला करना चाहा। तारिक ने झट लपक कर बिल्ली की गर्दन पकड़ ली और उसे हाथों में उठा लिया। बिल्ली जोर जोर से गुर्राने लगी और फिर वो अपनी असली हालत में आ गई। मरगूना की गर्दन तारिक की गिरफ्त में थी, जिससे वो आजाद होने की कोशिश कर रही थी, और मरगूना अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गई और अपने आप को तारिक के हाथों की गिरफ्त से आजाद करा लिया और गुस्से में चिल्लाई, बेवकूफ इंसान, तुझे तेरी मौत यहाँ खींच लाई है। आज तक मुझसे कोई बच नहीं सका है, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। बड़ा आया मुझे खत्म करने वाला। इससे पहले कि मरगूना अपना कोई हरबा इस्तेमाल करती, तारिक ने झट झोले से काला गुलाब निकाला और उसे मरगूना की लंबी मुड़ी हुई नाक पर लगा दिया। मरगूना घबरा गई और इधर उधर भागने की कोशिश करने लगी, जैसे उसका दम घुटने लगा हो। वो चकरा गई और दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर गार के अंदर चारों तरफ दौड़ने लगी। मुंह से जानवरों जैसी आवाज निकालने लगी। उसकी हालत तब्दील होने लगी। आंखों के गिर्द गड्ढे पड़ गए। वो भागते भागते रुक गई। उसका रंग स्याह पड़ गया और जिस्म से धुआं निकलने लगा। ऐसा लगा उसके जिस्म के अंदर अंगारे दहक रहे हों। चंद ही लम्हों में मरगूना का पूरा वजूद राख के ढेर में तब्दील होकर बैठ गया। तारिक आंखें फाड़े हैरत से उसे देख रहा था। बुराई का खात्मा ऐसे भी होता है और उसका नामो निशान मिट जाता है, बाकी रह जाती है अच्छाई और खुदा का नाम। तारिक ने एक नजर राख के ढेर पर डाली और गार से बाहर निकल आया। अब वो जल्द से जल्द गुलजान तक पहुंचना चाहता था। खारदार रास्ते को दौड़कर पार किया। उसे एक धमाका सुनाई दिया। पहाड़ चूरा चूरा होकर बैठ गया था। फिर चारों तरफ खामोशी छा गई, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था, सिर्फ धूल उड़ रही थी। तारिक वापस तारीक जंगल में आया। दरख्त में लटका सोने का पिंजरा खुला हुआ था और उसके बाहर गुलजान एक खूबसूरत नौजवान से बातें करते हुए खड़ी थी। तारिक को देखकर वो मुस्कुराई, दौड़कर उसके करीब आई और बोली, बहुत बहुत शुक्रिया ए मेहरबान शहजादे। मुझे मालूम था खुदा ने तुम्हें वो सलाहियत बख्शी है कि बुराई से मर्दाना वार मुकाबला कर सको और अच्छाई का बोलबाला हो। इससे मिलो, ये मेरा भाई बख्तियार है, जिसे जादूगरनी मरगूना ने परिंदा बना दिया था। उसके खत्म होते ही असल हालत में वापस आ गया है। बख्तियार ने तारिक का शुक्रिया अदा किया और बगलगीर हो गया। फिर तारिक बोला, गुलजान, मरगूना खत्म हो चुकी है, तुम दोनों आजाद हो और अपने वालिदैन के पास वापस जा सकते हो। तुम्हारा हम पर बड़ा एहसान है दोस्त। बख्तियार बोला, हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। शहजादी गुलजान ने कहा, ये तो मेरा इंसानी फर्ज था। एक इंसान को दूसरे मुसीबत में गिरफ्तार इंसान की मदद करना चाहिए। अच्छा बख्तियार, तुम अपनी बहन को लेकर अपने मुल्क वापस चले जाओ। अब मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है, जिसके लिए मैंने महल छोड़ा है। मेरे 2 भाई और भी हैं जिन्होंने मेरी तरह महल को खैर बात कहा है। हमें महल छोड़े हुए 1 साल का अरसा होने को आया है। अब वो वक्त करीब आ गया है। हम जिस जगह से जुदा हुए थे दोबारा वहीं आकर मिलेंगे। बख्तियार, तुम जल्दी से अपनी बहन गुलजान को लेकर यहाँ से रवाना हो जाओ। मैं अब यहाँ से कहाँ जाऊँगा कुछ पता नहीं है। मुझे दुनिया की एक अनमोल शय की तलाश है, जिसे मैं वालिद मोहतरम की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। दोनों भाई बहन ने तारिक को अलविदा कहा। तारिक ने अपने घोड़े बहादुर को आवाज दी। वो दौड़ता हुआ सरपट आया। तारिक उस पर सवार हो गया और उनकी नजरों से दूर होता चला गया। अब फिर वही रास्ता था और नामालूम मंजिल। तारिक एक सिमत का तयीन करके घोड़े पर सवार चला जा रहा था। 2 दिन तक वो यूं ही मुसलसल सफर करता रहा। रात होने पर किसी महफूज पनाहगाह को तलाश करता और ठहर जाता। आखिरकार चलते चलते उसे दूर से किसी शहर की फसील नजर आई। उसने इत्मीनान का सांस लिया। दरवाजा खुला हुआ था। वो शहर में दाखिल हो गया। एक राहगीर से पूछने पर मालूम हुआ वो समरकंद पहुंच गया है। घोड़े से उतरकर पैदल चला। एक जगह प्याऊ दिखाई दिया। वहां बैठकर आराम से ठंडा पानी पिया और अपने घोड़े की प्यास बुझाई।
जब जरा थकन दूर हुई तो बाजार में बेमकसद घूमने लगा। चारों तरफ दुकानें सजी हुई थीं, फूलों की, मिट्टी के बर्तनों की, रेशमी कालीन की, तो दूसरी जानिब पुरानी अशिया की, यानी काठ कबाड़ी की दुकानों से बाजार सजा हुआ था। एक खुली जगह पर मदारी लंगूर से करतब करवा रहा था, तो दूसरी जगह तमाशेबाज टोपी में से खरगोश निकालकर बड़ी चालाकी से अपने तमाशे बताकर भीड़ इकट्ठा किए हुए था। तारिक उन सबसे बेनियाज बेचैन निगाहों से अपने मतलब की चीज ढूंढ रहा था, जो बिल्कुल अनोखी और नई हो, जिसे देखकर उसके वालिद खुश हो जाएं। इन्हीं ख्यालों में गुम तारिक एक फल फरोश की दुकान पर रुक गया। बहुत से किस्म के फल टोकरों में सजे हुए थे। कहिए मेहरबान कदरदान, खादिम कौन सा फल हुजूर की खिदमत में पेश करे? कंधार के अनार, काबुल के चिलगोजे, बादाम सब हाजिर खिदमत हैं। और ये सेब? फल फरोश ने एक टोकरी की तरफ इशारा करके कहा। ये कोई आम सा सेब नहीं है। मेरे यहाँ से बड़े बड़े हकीमों अतार इस सेब को लेकर जाते हैं और अपने मरीजों को शिफा याब करते हैं और मुंह मांगी उजरत वसूल करते हैं। ये सेब हर मर्ज की दवा है। समझ लो ये रोगने हर दर्द है। कैसा भी मर्ज हो, मरीज को सेब की एक काश खिला दो, फिर देखो इसका कमाल, मरीज मिनटों में भला चंगा हो जाएगा। अगर झूठ बोलूं तो जबान कटे। इतना कहकर फल फरोश ने अपना तुर्राह सीधा किया। अरे वाह, ये तो वाकई अनोखी चीज देखने में आई है। इसकी खूबी सुनकर उसके वालिद यकीनन पसंद फरमाएंगे। तारिक ने अपनी समझ के मुताबिक सेब खरीद लिया और उसे झोले में डाल लिया। वो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। जाने कब से वो उसके लिए दर दर भटक रहा था। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और वहां से निकलकर घोड़े पर जीन कसने लगा और सोचा, काश ये सेब मुझे पहले मिल गया होता। खैर मेरे दोस्त बहादुर, चल अब तैयार हो जा, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने वतन पहुंच जाएंगे। घोड़ा चुस्त होकर तैयार खड़ा था, जैसे वो खुद बेकरार हो वापस जाने के लिए। तारिक घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ जल्द से जल्द उस मकाम पर पहुंच जाना चाहता था जहां उसके दोनों भाई दानियाल और आदिल उसका इंतजार कर रहे होंगे। उन्होंने जो वक्त और मुद्दत मुतय्यन की थी वो पूरी हो चुकी थी, इसलिए वो बगैर कहीं रुके आगे बढ़ता जा रहा था। भाइयों से मिलने की तड़प उसके दिल को बेचैन किए हुए थी। बहरहाल तारिक उस मकाम पर पहुंच गया जहां 3 रास्ते मुख्तलिफ सिमतों को जाते थे। उसने दूर ही से दानियाल और आदिल को देख लिया। उसका दिल बाग बाग हो गया और लपक कर उन तक पहुंच गया। तीनों भाई पूरे 1 साल के बाद मिल रहे थे। वो आपस में गले मिले, फिर एक दरख्त के साए में बैठकर एक दूसरे को अपनी आप बीती सुनाने लगे। दुनिया की कोई ताकत हमें मिलने से नहीं रोक सकती। हम अपने वादे के मुताबिक वापस इस मकाम पर मिल रहे हैं। किन किन मुल्कों से गुजरे और क्या क्या अजायबात देखे, कैसे कैसी मुश्किलात सर की और उस अनमोल तेज रफ्तार अनोखी चीज को कितने दुश्वार गुजार हालात के बाद हासिल की। शायद कुदरत को यही मंजूर था कि उनके जरिए इस तरह मजलूमों को राहत मिले। आदिल ने अपने साथ लाया हुआ तिलस्मी कांच का गोला दोनों भाइयों के सामने रख दिया और बोला, अब जरा इस तिलस्मी गोले को आजमाते हैं। आदिल ने कांच के गोले पर हाथ रखकर दिल में ख्वाहिश की कि उसे नूरुल निहार दिखाई दे, वो इस वक्त किस हाल में है। अचानक गोले में रोशनी का झमाका हुआ और वो रोशन हो गया। गोले में उसे जो नजर आया उसे देखकर वो उदास हो गया, चेहरे का रंग बदल गया। दानियाल और तारिक उसकी रोनी सूरत देखकर बेचैन हो गए और दरियाफ्त किया, ए भाई हमें बता, तूने इस गोले में क्या देखा कि तू गमगीन हो गया? हमें भी कुछ बताओ, माजरा क्या है? मेरे भाइयों, मैं अपनी जबान से उसे बयान नहीं कर सकता। मेरे दिल को मलाल हो रहा है। तुम खुद अपनी चश्मे बीना से देख लो। और तिलस्मी कांच के गोले को उनके आगे रख दिया। उन्होंने देखा वजीर जब्बार की बेटी नूरुल निहार पलंग पर बीमार बिल्कुल मुर्दा हालत में लेटी है। उसका चेहरा जर्द पड़ गया है और बहुत ही नातवा दिखाई दे रही है। ऐसा लगता था चंद ही लम्हों की मेहमान हो। पलंग के गिर्द खड़े तमाम लोग उदास हैं। नूरुल निहार की हालत देखकर वो दोनों भी गमगीन और फिक्रमंद हो गए। उन्हें अब क्या करना चाहिए? दूसरे ये कि अगर वो कुछ कर सकते तो वतन से सैकड़ों कोस के फासले पर थे। अब हमें क्या करना चाहिए? दानियाल मायूसी से बोला। ऐसा लगता है नूरुल निहार की बीमारी जानलेवा है। हमें कुछ करना चाहिए, मगर कैसे? इसमें फिक्र करने जैसी कोई बात नहीं है। तारिक जल्दी से बोल उठा, मेरे पास ये जो सेब है वो किस दिन काम आएगा? इसकी एक फांक नूरुल निहार के मुंह में पड़ते ही वो भली चंगी हो जाएगी। समझ लो ये सेब हयात बख्श है। तो ठीक है, मेरा जादुई कालीन हमें नूरुल निहार के महल तक बहुत ही कम वक्त में पहुंचा देगा। आगे खुदा की मर्जी। इतना कहकर दानियाल ने अपना जादुई कालीन जमीन पर फैला दिया। चलो जल्दी से कालीन पर बैठ जाओ। तीनों भाई कालीन के बीच में बैठ गए।
चल ले चल ए जादुई कालीन, हमें अपने वतन नूरुल निहार के महल के पास। कालीन आहिस्ता आहिस्ता जमीन की सतह से ऊपर उठने लगा और आसमान की बुलंदी पर परवाज करने लगा। उसका रुख वजीर जब्बार के महल की तरफ था। कालीन तूफानी रफ्तार से हवा के दोष पर उड़ता हुआ पानी की तरह बहता चला जा रहा था और बहुत ही कम वक्त में वो वजीर के महल की छत पर उतर गए। तीनों भाई दौड़ते हुए नूरुल निहार के कमरे में दाखिल हो गए। कमरा हकीमों तबीबों से भरा हुआ था। हर तरकीब इस्तेमाल की जा चुकी थी मर्ज के इलाज के लिए, मगर दवा ने कुछ काम ना किया। तारिक जल्दी से नूरुल निहार के पलंग के पास गया जिसके गिर्द हकीम खड़े हुए थे। वजीर जब्बार भी वहीं मौजूद था। तारिक ने अपने झोले में से सेब निकाला और जल्दी से उसकी एक फांक काट कर उसके मुंह से लगा दिया। नूरुल निहार ने बेहोशी के आलम में होठ खोले और सेब को खा लिया। देखते ही देखते उसके चेहरे की रंगत तब्दील होने लगी। सेब ने वाकई अपना असर दिखा दिया था। नूरुल निहार ने अपनी बड़ी बड़ी गजाली आंखें खोल दी। ऐसा लगा जैसे अभी अभी मीठी नींद से बेदार हुई हो। सबसे पहले उसकी निगाहें तीनों शहजादों पर पड़ी। वो उन्हें हैरान नजरों से देखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, दानियाल ने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। वहां पर मौजूद हर शख्स के चेहरे पर मसरत की लहर दौड़ गई। उनके हाथ दुआ के लिए उठ गए। वाकई खुदा बड़ा कारसाज है। उसके बाद तीनों शहजादे सबको हैरान छोड़कर वहां से रुखसत हो गए और अपने वालिद बादशाह के हुजूर में हाजिर हो गए। बादशाह जफरुल मुल्क अपने बेटों को चाको चौबंद देखकर बहुत शादा हुआ। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े और उन्हें गले से लगा लिया। उसके बाद तीनों ने अपने साथ लाई हुई अपनी अपनी अनमोल अनोखी चीज बादशाह की खिदमत में पेश कर दी और साथ ही नूरुल निहार की बीमारी और उसके शिफा होने की दास्तान भी सुना दी, जिसे सुनकर बादशाह परेशान और फिक्रमंद हो गया। बात ही कुछ ऐसी थी, आदिल के तिलस्मी गोले के बगैर उन्हें नूरुल निहार की बीमारी का पता नहीं चलता और दानियाल के जादुई कालीन के बिना इतने कम वक्त में आन की आन में वो कभी नहीं पहुंच सकते थे। और सबसे बढ़कर तारिक के सेब से नूरुल निहार की बीमारी दूर हुई और वो शिफायाब हो गई। तीनों की चीजें अपनी अपनी जगह पर अहमियत की हामिल थीं। अगर एक भी चीज कम होती तो बात नहीं बनती और नूरुल निहार ठीक नहीं होती। इसलिए बादशाह परेशान हो उठा, क्योंकि वो वादे के मुताबिक किसी एक के साथ नूरुल निहार की शादी कर सकता था, मगर तीनों शहजादे समझदार थे और एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। एक दूसरे के लिए हक से दस्तबरदार होने के लिए राजी थे। फिर भी बादशाह ने एक तजवीज रखी। वो उनमें से किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देना चाहता था। इस मुअम्मे के हल के लिए उसे एक तरकीब सूझी। दूसरे दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया कि तीनों भाइयों का मैदान में तीर अंदाजी का मुकाबला होगा। जिसका तीर सबसे दूर जाएगा उसकी शादी नूरुल निहार से कर दी जाएगी। और फिर बादशाह के शाही हुक्म से तमाम रईसो अमरा दरबारी खासो आम रियाया शहर फसील के बाहर एक वसी मैदान में जमा हो गए और बेताबी व तजस्सुस के मिले जुले जज्बे से तीनों शहजादों का मुकाबला शुरू होने का इंतजार करने लगे। शाही नक्कारची ने नक्कारा बादशाह के इशारे पर बजा दिया। मैदान में एक शोर मच गया। तीनों शहजादे तीर कमान से लैस होकर मैदान में खड़े हो गए। बादशाह ने फिर इशारा किया और वजीर ने सब्ज रंग का रुमाल लहरा दिया, यानी अब मुकाबला बाकायदा शुरू होगा। सबसे पहले शहजादा दानियाल ने कमान उठाई, तरकश से एक तीर निकाला और कमान में तानकर तीर छोड़ दिया। सन की आवाज करके तीर पलक झपकते में दूर जा गिरा। तीर जहां पर गिरा दो सिपाही दौड़ते हुए गए और वहां पर निशान लगा दिया। दानियाल वापस अपनी जगह आकर बैठ गया। उसके बाद शहजादा आदिल ने अपनी किस्मत आजमाई। उसने भी कमान उठाकर तरकश में से तीर निकाला और अपने बाजुओं की पूरी ताकत समेटकर तीर को अंगूठे से छोड़ दिया। उसका तीर भी काफी दूर जा गिरा। मैदान में शोर उठा। अब रह गया तारिक। वो इस मुकाबले में शरीक होना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि अपने बड़े भाइयों के सामने मुकाबले में आए, मगर बादशाह के हुक्म से मजबूर होकर बादिल्ला ख्वास्ता वो इस मुकाबले आराई में शरीक हो गया। सिपाहियों ने उसके हाथ में तीर कमान लाकर थमा दी। तारिक ने तरकश में से एक तीर का इंतखाब करके कमान में तीर कसा, आंखें बंद की और तीर छोड़ दिया। तीर हवा में सन्न करके नजरों से ओझल हो गया। पूरे मैदान में खामोशी छा गई। दो सिपाही दौड़ते हुए उस मकाम पर जल्दी से पहुंचे जहां पर उनके ख्याल के मुताबिक तीर को पड़ा हुआ होना चाहिए था, मगर तीर वहां नदारद। सिपाही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर दोनों सिपाही दौड़कर पूरे मैदान में तीर को तलाश करने लगे, मगर तलाश करने के बाद भी तीर नहीं मिला। मायूस होकर सिपाही लौट आए और दो घुड़सवार सिपाही तीर को तलाश करने निकले, मगर वो भी नाकाम लौट आए।
तीर को जमीन खा गई थी या आसमान ने निगल लिया था, कुछ पता नहीं। मजबूरन बादशाह को शहजादा तारिक के हक में फैसला करना पड़ा। मगर तारिक ने बादशाह से आजिजी से कहा, आलीजा, जब तक तीर नहीं मिल जाता आप किसी किस्म का फैसला ना करें, बल्कि मैं पहले अपने तीर को तलाश करके लाऊंगा, तभी सही फैसला हो सकेगा। शहजादा आदिल जो उनके करीब ही खड़ा हुआ था, दरमियान में बोल पड़ा, मोहतरम वालिद बुजुर्गवार, गुस्ताखी माफ। मैं अपने भाई को अब किसी और मुश्किल में नहीं देखना चाहता। वो हमारा छोटा भाई है, मैं उसके खोए हुए गुमशुदा तीर को खोज कर लाऊंगा। बादशाह थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि आदिल बाजिद था कि वो तीर की तलाश में जाएगा। लाचार होकर बादशाह ने आदिल को जाने की इजाजत दे दी। उसे बड़ा मलाल हो रहा था कि उसका एक बेटा फिर उससे दूर जा रहा था। जाने कब वापस लौटे, शायद खुदा को यही मंजूर है। आदिल दानियाल और तारिक से फिर एक बार बगलगीर हुआ और उनको खुदा हाफिज कहकर तीर की तलाश में निकल पड़ा। जिस सिमत में तीर गया था उसकी सीध में अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ बहुत दूर निकल गया। नदी नाले सब्ज मैदान मरगजारों को पीछे छोड़ता हुआ वो आगे बढ़ता जा रहा था। इस तरह सफर करते हुए उसे कई रोज गुजर गए, मगर तीर का कहीं नामो निशान नहीं मिला। एक दिन वो घोड़ा दौड़ाते हुए चला जा रहा था कि अचानक उसके सामने एक अमूदी चट्टान आ गई। वो रुक गया। आगे बढ़ने के लिए उसे अमूदी चट्टान को पार करना होगा। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, तभी जमीन पर उसे जो चीज नजर आई उसे देखकर आदिल की आंखें फैल गईं। उसे यकीन नहीं आ रहा था, जमीन पर तारिक के कमान से निकला हुआ तीर पड़ा हुआ था। उसने तीर को उठाया और उलट पुलट कर देखने लगा। तीर तारिक का ही था, उस पर शाही निशान था। मगर ये यहाँ कैसे पहुंच सकता है? इसे कोई पुरस्कार ताकत यहाँ उड़ा लाई है, और तो कोई वजह समझ में नहीं आती। फिर वो अपने गर्दो पेश को गौर से देखने लगा। उसने देखा चट्टान के सिरे पर पत्थरों को तराश कर सीढ़ियां बनाई गई हैं। वो सीढ़ियां चढ़कर चट्टान के ऊपर आया। उसके सामने एक दीवार आ गई जो झाड़ियों में घिरी हुई थी। दीवार में एक आहीनी दरवाजा था। आदिल थोड़ा आगे बढ़ा और लोहे के दरवाजे को छुआ। अरे ये क्या! दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक मशाल जल रही थी। उसे सीढ़ियां दिखाई दी जो नीचे उतरती चली गई थी। आदिल बेखौफ होकर सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां खत्म हुई, सामने उसे बारहदरी नजर आई। बारहदरी को पार करके वो खुले में आ गया। अब उसके सामने एक मोतियों जैसा सफेद महल था। महल के दरीचे में उसे जो नजर आया उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। दरीचे में एक निहायत हसीन व जमील महरू बैठी हुई उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, खुश आमदीद, मरहबा ए शहजादे, परिस्तान के इस जहां में आना मुबारक हो। आदिल के कान में चांदी की घंटियां बजने लगीं। मैं कब से इस महल के दरीचे में बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बहुत वक्त लगा दिया तुमने यहाँ तक पहुँचने में। मैं समझा नहीं, ए नाजनीन परी जमाल, ये क्या माजरा है? आदिल ने हैरत से दरियाफ्त किया। नौजवान, जरा सब्र करो, पहले महल के अंदर आओ, कुछ देर आराम करो, बाकी की बातें बाद में होंगी। तुम बहुत थक गए होगे। आदिल बेखौफ होकर महल में दाखिल हो गया। महल के दरो दीवार पर लालो जवाहर जड़े हुए थे और दरवाजों की मेहराब में मोती चिपके हुए थे, जिनसे वहां रोशनी फैली हुई थी। वो एक बड़े से हाल में आया जहां तरतीब से मसनदें बिछी हुई थीं। आदिल उनमें से एक पर बैठ गया। एक कनीज ने उसे शरबत बाहर पेश किया, जिसे पीकर उसकी सारी थकन दूर हो गई। फिर कोई उसके करीब आकर खड़ा हो गया। खुशबू का एक झोंका लहराया। आदिल ने नजरें उठाकर देखा, वही नाजनीन परी जमाल उसके रूबरू खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर खुद ही बोली, मेरा नाम परी बानो है, मैं जिन्नों के बादशाह की इकलौती बेटी हूँ। इस वक्त तुम जमीन के नीचे जिन्नों की सरजमीन में बैठे हो और अब मैं तुम्हारी हैरत दूर किए देती हूँ। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? आदिल बोला, ए परी जमाल, ज्यादा पहेलियां मत बुझा, जल्दी से बता तुझे क्या पता है। और उसकी सूरत तकने लगा। परी बानो ने कहा, तो सुनो ए शहजादे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी इस महल में। खुदा का शुक्र है कि तुम मेरे पास पहुंच गए। अब आगे सुनो। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक परिस्तान से निकलकर बाहर की दुनिया की सैर को निकली। उड़ते उड़ते मैं तुम्हारे मुल्क की सरजमीन पर पहुंच गई। मैदान में मुझे कुछ शोर सुनाई दिया। मैंने देखा मैदान में 3 नौजवान तीर अंदाजी का मुकाबला कर रहे हैं। मैं उड़ते उड़ते नीचे उतरी और मेरी नजर तुम पर गई। मैं तुम्हें देखने लगी। तुमने मुझे नहीं देखा क्योंकि मैं गैबी हालत में थी, और जब तुमने अपना तीर कमान से छोड़ा, मैंने उड़कर झट तीर को पकड़ा और वहीं गिरा दिया और तुम हार गए। और शायद वो तुम्हारा छोटा भाई था। जब उसने तीर चलाया तो मैंने तीर का रुख अपनी जादू की छड़ी से अपने महल की तरफ मोड़ दिया और इस तरह तुम्हारे भाई का तीर मेरे पास आ गया।
सब ने समझा तीर लापता हो गया है। मैंने तुम्हें देखते ही फैसला कर लिया था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी। मेरा अंदाजा सही निकला और तुम तीर की तलाश में यहाँ तक आ गए। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। अब तुम मेरे पास हो। परी बानो की दास्तान सुनकर आदिल को खुशी भी हुई और रंज भी। खुशी इस बात की कि उसकी परी बानो जैसी हसीन दोशीज़ा से मुलाकात हो गई थी, और रंज इस बात का कि उसका छोटा भाई तारिक उलझन का शिकार हुआ। खैर, खुदा जो करता है अच्छे के लिए करता है। आदिल खुश होकर परी बानो से मुखातिब हुआ, ए माहरुख, मैं तेरे जज्बात की कदर करता हूँ। मुझे शादी के लिए पसंद किया, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। तुझ जैसी हसीन व जमील मेरी बीवी बनेगी, मगर मेरा इस तरह ठहर जाना ठीक नहीं। मैं पहले अपने भाइयों को ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि मैंने तीर को खोज निकाला है। साथ ही एक परी चेहरा भी अपनी दुल्हन बनाने के लिए मिल गई है। वो यकीनन खुश होंगे। आदिल के मुंह से ये अल्फाज सुनकर परी बानो शर्मासी गई। तुम ठीक कहते हो शहजादे, अपने वालिदैन और भाइयों को पहले आगाह कर दो, मगर मेरी एक बात याद रखना, यहाँ की तमाम बातें एक राज की तरह हमेशा अपने दिल में छुपाए रखना। किसी भी दूसरे आदमजात पर यह राज अफशा मत करना और जल्द वापस आने की कोशिश करना। मैं इंतजार करूंगी। शहजादा आदिल को तीर की तलाश में निकले हुए 6 माह का अरसा बीत चुका था। वो जिस रास्ते से होकर गुजरा था वैसे ही वापस अपने महल लौट आया। बादशाह जफरुल मुल्क अपने बेटे आदिल को देखकर खुश हुआ। दानियाल और तारिक भी शादमा हुए और उन्हें तीर मिलने की कहानी सुनाई। बस उन्हें इतना ही बताया कि तीर की तलाश में बहुत दूर निकल गया था और एक मकाम पर तीर मिल गया। इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि आदिल ने वापस आते वक्त परी बानो से वादा किया था, वरना परी बानो से हाथ धो बैठता। अब ये सिलसिला चल निकला। आदिल कुछ दिनों के वक्फे से परी बानो से मिलने जाने लगा। इसी तरह कुछ अरसा बीत गया। अब तो महल में उसके मुतालिक चहमागोइयां होने लगी। वजीर जब्बार और दरबारी अमरा कानाफूसी करने लगे। उन्हें खदशा हुआ, आदिल चुपके चुपके खामोशी से अलहदा लश्कर तो नहीं बना रहा है बगावत करने के लिए। वजीर जब्बार ने बादशाह को इस बात से आगाह कर दिया। पहले तो बादशाह को यकीन नहीं आया कि आदिल ऐसा कुछ कर सकता है या उसके खिलाफ कोई कदम उठाएगा, मगर वजीर जब्बार के मशवरे पर आदिल जब रवाना होने लगा, उसके पीछे एक जासूस को सौदागर के भेस में रवाना कर दिया और उसे हिदायत कर दी कि आदिल की एक एक हरकत पर नजर रखना। इत्तेफाक से जासूस एक चश्म था। आदिल बेफिक्री से अमूदी चट्टान के नजदीक पहुंच गया और रुककर आसपास नजर दौड़ाई। काना जासूस एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप गया। आदिल लोहे के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। आदिल अंदर दाखिल हो गया और दरवाजा पहले की तरह बंद हो गया। दूसरी तरफ काने जासूस ने पत्थर की ओट से आदिल को सिर्फ जाते हुए देखा था। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलकर उसे आसपास तलाश करने लगा, मगर दूर दूर तक आदिल नजर नहीं आया। जासूस जिन्नों के जादुई हिसार के दरमियान पहुंच गया था, इस वजह से उसे लोहे का दरवाजा दिखाई नहीं दिया। वो हैरान और परेशान काफी देर तक वहां खड़ा रहा। आखिर मायूस होकर बादशाह के महल वापस आ गया और बादशाह जफरुल मुल्क को हालात से आगाह कर दिया। कुछ दिनों बाद आदिल वक्त मुकर्ररह पर महल वापस आया। बादशाह ने और ना ही वजीर जब्बार ने उससे कुछ पूछा और ना बताया। आदिल ने मामूल के मुताबिक महल में कयाम किया। कुछ दिन रहकर दोबारा परी बानो से मिलने निकल गया। उसके रवाना होते ही काना जासूस खामोशी से उसके पीछे लग गया। क्योंकि वो सौदागर के भेस में था, इसलिए अपना घोड़ा दौड़ाते हुए वो आदिल से आगे निकलकर पहले ही से अमूदी चट्टान के पास पहुंच गया। अब की बार उसने एक चाल चली। उसने अपने आप को घोड़े पर से गिरा दिया और नोकीले पत्थरों से अपने आप को जख्मी किया। उसके जिस्म से जगह जगह खून बहने लगा। फिर खामोशी से पथरीली जमीन पर आंख बंद करके लेट गया। उसे मालूम था आदिल यहाँ जरूर आएगा और उसे इस हालत में देखकर ठहर जाएगा, और फिर वैसा ही हुआ। आदिल जब उस मकाम पर पहुंचा, उसे एक अजनबी शख्स लहू लुहान पड़ा नजर आया। रहमदिल आदिल ने रुक कर घोड़े पर से उतरा और उस अजनबी को यानी सौदागर के भेस में जासूस को होश में लाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद नकली सौदागर होश में आ गया। आदिल ने उसका हाल पूछा। सौदागर ने बताया वो इधर से गुजर रहा था और कई दिनों से सफर में है। अचानक उसकी हालत बिगड़ गई और वो घोड़े पर से गिर गया। उसके बाद उसे कुछ होश नहीं रहा। अच्छा, तुम मेरा हाथ पकड़ो और खड़े हो जाओ। आदिल ने उसे सहारा देकर खड़ा करना चाहा, मगर वो लड़खड़ा कर बैठ गया और बोला, ए रहमदिल इंसान, तेरी हमदर्दी का शुक्रिया, मैं चल नहीं सकता। मेरे लिए अपना वक्त खराब मत करो और अपनी राह लो। मगर आदिल ने ऐसा नहीं किया और जासूस को सहारा देकर चट्टान में छुपे आहिनी दरवाजे के पास लाया, जो सिर्फ आदिल को नजर आ रहा था।
दरवाजा पहले की तरह खुद ब खुद खुल गया। आदिल सौदागर को लेकर जमींदोज सीढ़ियां उतरने लगा। जासूस उन तमाम बातों को बड़ी बारीकी से नोट करता जा रहा था। सीढ़ियां उतरने के बाद बारहदरी से गुजरकर मोतियों जैसे सफेद महल में दाखिल हो गए। आदिल जासूस को महल के बड़े कमरे में ले आया, जिसकी दीवारों पर हीरे जवाहरात चिपके हुए थे। जासूस की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने इतने हीरे अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। फिर आदिल ने वहां पर मौजूद खादिमों की मदद से उसे एक बड़े से पलंग पर आराम करने के लिए लेटा दिया। परी बानो को खबर हुई कि आदिल वापस आ गया है। वो खुशी खुशी कमरे में आई। एक अजनबी को पलंग पर लेटा हुआ देखकर वो चौंक गई और आदिल की तरफ देखने लगी। आदिल ने फौरन परी बानो को जख्मी जासूस के मुतालिक, जिसे वो सौदागर समझता था, बता दिया कि वो उसे किस तरह मिला था। कुछ देर के लिए परी बानो हिचकिचाई, फिर कुछ सोचकर जख्मी के इलाज के लिए खादिमों को हिदायत देने लगी। इनसे फारिग होकर परी बानो आदिल को कुछ फासले पर ले गई और बोली, ए रहमदिल शहजादे, अफसोस है तुमने मेरा कहा ना माना। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि इस दुनिया के बारे में किसी को पता ना चले और तुम एक अनजान आदम जात को इस जहां में ले आए। खैर, तुम्हारे लिए मैं ये भी बर्दाश्त कर लूंगी। आइंदा एहतियात से काम लेना, मैं सब संभाल लूंगी, तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि हमारी दुनिया का कानून जरा जुदा होता है। परी बानो इतना कहकर पलंग के पास वापस आई और खादिमों से तिलस्मी हौज से आबे शिफा मंगवाया और उसे जख्मी जासूस के चेहरे पर छिड़क दिया। चंद ही लम्हों में उसके जख्म भर गए। वो भला चंगा हो गया और उठ बैठा। उसने परी बानो का शुक्रिया अदा किया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। परी बानो ने एक खादिम को इशारा किया। खादिम ने जासूस की आंख पर स्याह पट्टी बांधी और उसे साथ लेकर जमीनी सीढ़ियों के जरिए लोहे के दरवाजे से बाहर की दुनिया में ले आया। अब तुम जा सकते हो जहां से आए हो, उसके कानों में आवाज आई। उसने झट अपनी आंख से स्याह पट्टी खोली। उसकी आंखें सूरज की रोशनी से चुंधिया गईं। उसने अपने आप को पथरीली चट्टानों में पाया। वहां आसपास कुछ भी नहीं था और ना उसे लोहे का दरवाजा दिखाई दिया, जिससे होकर वो किसी और दुनिया में चला गया था। कुछ देर वो वहीं खड़ा रहा, नाचार होकर वापस बादशाह के महल की तरफ लौट गया। अपनी इस कामयाबी पर काना जासूस बहुत खुश हुआ। जासूस ने महल पहुंचकर बादशाह को तमाम वाक़े से आगाह किया, जिसे सुनकर उसे यकीन नहीं आ रहा था। क्या वाकई आदिल जिन्नों की बस्ती में जाता है, जहां के महल में हीरे जवाहरात दीवारों में जड़े हुए हैं? उसने आबे शिफा के मुतालिक भी बताया, जिससे जख्म मिनटों में भर जाता है। बड़े ताज्जुब की बात है। जासूस की बातें सुनकर बादशाह जफरुल मुल्क का इश्तियाक बढ़ने लगा। उसके दिल में हीरे जवाहरात हासिल करने की तमन्ना जाग उठी। अगर वहां के हीरे जवाहरात और मोती मिल जाएं, तो उसका खजाना भर जाएगा और रियाया खुशहाल हो जाएगी। जासूस ने बादशाह की आंखों में चमक देखी तो हिम्मत करके बोला, आप आदिल को हुक्म देकर वहां से कीमती हीरे जवाहर लालो गोहर मंगवाइए। अगर शहजादे ने आपका हुक्म नहीं माना और जहां पनाह की ख्वाहिश पूरी न कर सका तो खुद शर्मिंदा होगा, या हो सकता है वो बागी बनकर हुकूमत के तख्तो ताज पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा हो और अपने भाइयों को बेदखल करके खुद बादशाह बन बैठे। जासूस ने शक का जहर बादशाह के दिमाग में भर दिया। बादशाह जफरुल मुल्क सोचने लगा, क्या वाकई जासूस सही कह रहा है? उसका बेटा उसके खिलाफ जाएगा। एक हफ्ते बाद आदिल महल में वापस आया। बादशाह जैसे उसके इंतजार में बैठा था। उसके आते ही बोला, मेरे लख्ते जिगर, मेरी जान, तुम कहाँ चले जाते हो? मैं फिक्रमंद हो जाता हूँ। मेरी ख्वाहिश है तुम जहाँ रहो खुश रहो। मैं बस इतना चाहता हूँ अपनी सल्तनत मजबूत और पायदार रहे, रियाया अमन चैन से रहे। इसके लिए हमें अपने खजाने को हीरे जवाहरात से भरना होगा। मेरी दूसरी ख्वाहिश है हमारा लश्कर खूब तर हो और उसके क़याम के लिए एक इतना बड़ा खेमा हो जिसमें पूरा लश्कर एक साथ रह सके। और मेरी तीसरी ख्वाहिश है मेरे पास एक ऐसा अजूबा हो जो दुनिया में किसी दूसरे के पास ना हो। अपनी मिसाल आप हो। मुझे उम्मीद है मेरी तीनों ख्वाहिश को पूरा करोगे। आदिल बादशाह की इन अजीबो गरीब ख्वाहिशों को सुनकर थोड़ी देर के लिए फिक्रमंद हो गया। उसे क्या करना चाहिए? वो अपने वालिद को इनकार भी नहीं कर सकता था। फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दिया और वादा कर लिया कि वो उनकी तमाम ख्वाहिशात का एहतराम करेगा और जल्द से जल्द उसे पूरा करने की कोशिश करेगा। काना जासूस दिल ही दिल में खुश हुआ। अब आदिल की चोरी पकड़ी जाएगी और बादशाह सलामत उसे सजा का मुस्तहक करार देंगे, क्योंकि उसने असल बात को बादशाह से छुपाए रखा था। 3 दिन बाद आदिल फिर परी बानो से मिलने चला गया। वहां उसने परी बानो से अपनी मुश्किल बयान की, जिसे सुनकर परी बानो बोली, मुझे मालूम था ऐसा ही कुछ होगा। मेरा शक सही निकला। शहजादे, मैं न कहती थी यहाँ किसी अजनबी को मत लाना। याद है उस दिन तुम एक जख्मी सौदागर को यहाँ ले आए थे। मुझे लगता है ये सब उसी की कारस्तानी है।
वो यकीनन बादशाह का खबरी रहा होगा, जिसने चालाकी से यहाँ की बातें जान ली और बादशाह तक यहाँ की हकीकत पहुँचा दी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी क्योंकि तुम मुझे जान से ज्यादा अजीज हो। मैं जिन्नों के बादशाह की बेटी हूँ तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस वक्त मेरे वालिद कूहे काफ गए हुए हैं, उनके वापस आते ही मैं अपनी जादू की छड़ी उन्हें वापस कर दूंगी। मेरे पर जल जाएंगे और मैं आदमजाद बन जाऊंगी, फिर हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। आदिल खुशी से बोल उठा, अरे वाह परीबानो, तुमने तो पहले ही सारा मंसूबा बना लिया है, वाकई तुम अक्लमंद हो। परीबानो ये सुनकर हंसने लगी। वादे के मुताबिक शहजादा आदिल अपने महल वापस आया। दरबार भरा हुआ था। बादशाह जफरुल मुल्क तख्त पर जलवा अफरोज था। तख्त के दोनों जानिब दरबारी, बजरा, रईस व अमरा हमतन गोश होकर बैठे हुए थे। सबकी नजरें शहजादा आदिल पर टिकी हुई थी। शहजादा आदिल ने बादशाह को पहले झुककर सलाम किया, फिर अदब से बोला, जिल्ले इलाही, मैं अपने वादे के मुताबिक आ गया हूँ और आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं अपने लश्कर के लिए खेमा पेश खिदमत करता हूँ, मगर इतना बड़ा खेमा जिसमें पूरा लश्कर समा जाए, इसे दरबार में फैलाना नामुमकिन है। इसलिए खेमे को महल के बाहर खुले मैदान में खोलना ज्यादा बेहतर होगा। बादशाह के हुक्म से तमाम दरबारी महल के बाहर खुले मैदान में जमा हो गए और फिर आदिल ने अपने लिबास की जेब से एक छोटा सा कपड़े का बंडल निकाला और उसकी तह खोलने लगा। कपड़े का छोटा सा बंडल हैरतनाक तरीके से खुलता चला गया। फिर आदिल के इशारे पर दो घुड़सवार कपड़े के सिरे को पकड़कर घोड़े को दौड़ाते हुए दूर लेकर चले गए। कपड़े का बंडल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तमाम दरबारी, वज़रा, अमरा हैरत का मुजस्समा बने कपड़े की लंबाई देख रहे थे। फिर आदिल ने सिपाहियों को रुक जाने का हुक्म दिया और 50 सिपाही खेमे के कपड़े को पकड़कर खेमा नस्ब करने में जुट गए। बादशाह का मुंह खुला का खुला रह गया। इस तरह लंबे चौड़े खेमे को देखकर, जिसमें हजारों सिपाही एक वक्त में कयाम कर सकते थे, आदिल बादशाह की पहली ख्वाहिश पूरी कर चुका था। दूसरे दिन फिर दरबार लगा। काने जासूस ने बादशाह को उसकी दूसरी ख्वाहिश याद दिलाई, जिसके लिए आदिल पहले से तैयार था। उसने कहा, जहां पन्हा, ये ख्वाहिश तो पहली से भी आसान है। आज आदिल ने मखसूस लिबास जेब तन किया था, जिसमें जा बजा बेशुमार जेबें थी। वो जल्दी जल्दी फुर्ती से हर जेब में हाथ डालता गया और हर जेब से हीरे, जवाहरात, मोती लाल गोहर निकालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बादशाह के सामने जवाहरात का अंबार लगाकर रख दिया। दरबार में मौजूद किसी ने भी अपनी जिंदगी में इतने हीरे जवाहरात नहीं देखे थे। इस तरह आदिल ने दूसरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी थी। दरबारी उसकी तारीफ करने लगे। अब रह गई तीसरी और आखिरी ख्वाहिश। उसके लिए आदिल ने चंद दिनों की मोहलत मांगी और वापस परीबानो के पास पहुंच गया और उससे अपनी मुश्किल बयान कर दी। दुनिया की अजीब व गरीब चीज उसे कहाँ मिलेगी जो अपनी जात में एक अजूबा हो। तब परीबानो ने हंसते हुए कहा, शहजादे, ये तो सबसे आसान सवाल है और इसका जवाब तुमको यही मिल जाएगा। इतना कहकर परीबानो ने एक कनीज से कहा, जालूत को अभी मेरे सामने हाजिर होने के लिए कहो। थोड़ी ही देर बाद आदिल ने धम धम चलने की आवाज सुनी, जैसे कोई वजनी हाथी चला आ रहा हो, और फिर उसके सामने एक अजीबो गरीब मखलूक आकर खड़ी हो गई। परीबानो उसे देखकर बोली, शहजादे, ये मेरा सौतेला भाई है, इसका नाम जालूत है। मेरा हर कहा मानता है और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता है। आदिल ने उसकी तरफ देखा। उसके सामने एक पस्ता कद ठिगना सा आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर एक मासूमाना मुस्कुराहट थी। परीबानो ने आदिल को बताया, मेरा भाई दुनिया के किसी अजूबे से कम नहीं है। इसका कद 3 फुट है और इसकी दाढ़ी 5 गज से किसी तरह कम लंबी नहीं है। अपने कांधे पर 200 किलो से ज्यादा का वजन रखने वाली सलाख को आसानी से खिलौने की तरह एक हाथ से घुमा सकता है। यकीनन तुम्हारे वालिद ने ऐसा अजूबा कहीं नहीं देखा होगा। जालूत, ये शहजादा आदिल हैं। इनके साथ इनके महल में जाकर पता चलाओ कौन शहजादे को परेशान करता है। इनकी मुश्किल को आसान करो और दुश्मन का खात्मा कर दो। बहन का हुक्म सर आंखों पर, जालूत ने सादत मंदी से जवाब दिया और अपने दोनों हाथ बांध लिए। परीबानो ने दोनों को अलविदा कहा और आदिल जालूत को लेकर अपने महल गया। बादशाह जफरुल मुल्क दरबार में अपने दरबारियों के साथ मौजूद था। शहजादा आदिल के साथ एक अजीबो गरीब मखलूक यानी जालूत को देखकर हक्का बक्का रह गया। साथ ही तमाम दरबारी भी उसे हैरत का मुजस्समा बने आंखें फाड़े देख रहे थे, जिसका कद बोने जैसा, दाढ़ी गर्दन के गिर्द लिपटी हुई और कांधे पर एक मोटी सी लोहे की सलाख, जिसे एक आम इंसान के उठाने के बस की बात नहीं थी। जालूत ने जब ये देखा कि तमाम दरबारी और बादशाह उसकी तरफ मुतवज्जा हैं,
तो उसने कांधे पर रखी हुई लोहे की सलाख को एक हाथ में लेकर घुमाना शुरू कर दिया और रगड़ रगड़ कर चलते हुए पूरे दरबार का चक्कर लगाया। दरबारी पीछे हटते जा रहे थे। बादशाह जफरुल मुल्क के तख्त के एक बाजू पर वजीर जब्बार और दूसरी तरफ वही काना जासूस खड़ा हुआ था जो बादशाह के कान में अब भी कुछ कह रहा था। जालूत को यह समझने में देर नहीं लगी कि हो न हो यही शख्स शहजादा आदिल के लिए नित नई मुश्किल खड़ी करता है। गुस्से में उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। वो तख्त के करीब आया और हाथ में घुमाती हुई लोहे की सलाख को काने जासूस की पीठ पर दे मारा, जिससे वो दोहरा होकर गिर पड़ा और दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। बादशाह की समझ में कुछ नहीं आया, ये अचानक क्या हो गया है। जख्मी जासूस चीख चीख कर आसमान सर पर उठा रहा था। जालूत अदब से बादशाह से मुखातिब हुआ, ए सुल्तान, तुम्हारा हैरान होना बिल्कुल बरहक है। ये शख्स इसी लायक था कि इसे खत्म कर दिया जाए। यही शख्स तुम्हें शहजादे के खिलाफ भड़काता था और उसके लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। हकीकत सुनकर बादशाह जफरुल मुल्क की आंखें खुल गईं। उसे अफसोस हुआ, नाहक आदिल पर शक करके उसे मुसीबत में डाला और उसका इम्तिहान लिया। उसने जालूत का शुक्रिया अदा किया। वो खुश हुआ कि बादशाह को सच्चाई का इल्म हो गया है। इसी दौरान दरबार में रोशनी का एक हाला रोशन हो गया। उससे दो शक्लें नमूदार हुईं। शहजादा आदिल का चेहरा खुशी से खिल उठा। परी बानो अपने वालिद जिन्नों के बादशाह के साथ उसके महल में पहुंच गई थी। परी बानो ने बादशाह जफरुल मुल्क को झुककर सलाम किया और आदिल से मुखातिब होकर बोली, मैं वादे के मुताबिक अपने जादू की छड़ी अपने वालिद को तुम्हारे सामने उनके हवाले कर रही हूँ। इतना कहकर परी बानो ने अपनी जादू की छड़ी जिन्नों के बादशाह के हवाले कर दी। उसी लम्हे परी बानो के पर भी जलकर खत्म हो गए। आज से मैं अब आदमजाद बन गई हूँ। अब मेरे पास किसी किस्म की कोई जादुई ताकत नहीं रह गई है। मैं बिल्कुल आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारने के लायक बन गई हूँ। जादुई छड़ी लेकर जिन्नों का बादशाह रोशनी के दायरे में दोबारा दाखिल हो गया। रोशनी तेज हो गई और वो सबकी नजरों से गायब हो गया। तमाम दरबारी बुत बने हैरत से देख रहे थे। इसी दरमियान में शहजादा बख्तियार अपनी बहन गुलजान को लेकर दरबार में आ गया। शहजादा तारिक गुलजान को देखकर मसरत से झूम उठा। आपको बताते चलें कि ये शहजादा बख्तियार और गुलजान वही भाई बहन हैं जिन्हें जादूगरनी मरगुना ने तारिक जंगल में बख्तियार को परिंदा और गुलजान को पिंजरे में कैद कर रखा था और शहजादा तारिक ने दोनों को उसके जाल से आज़ाद कराया था। तारिक ने उन्हें बादशाह यानी अपने वालिद से मिलाया। बादशाह जफरुल मुल्क उनसे मिलकर शादा हुआ और फिर दरबार में खुशी का माहौल बन गया। हर तरफ शादियाने बजने लगे। परी बानो और आदिल, तारिक और गुलजान की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। आपका ख्याल होगा कि नूरुल निहार का क्या हुआ? तो दोनों भाई यानी शहजादा आदिल और शहजादा तारिक ने इत्तेफाक राय से अपने बड़े भाई दानियाल को तख्त नशीन किया और नूरुल निहार से उसकी शादी भी पूरे जाहो जलाल से अंजाम पाई और बादशाह जफरुल मुल्क याद इलाही में मशगूल हो गया। तीनों भाई हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। इसी के साथ ही तीनों शहजादों यानी हमारे तीनों मछंदरों की दास्तान भी पाए तकमील को पहुंची। अल्लाह ताला इसी तरह सबके मुश्किल आसान करे, आमीन। सारी दुनिया फानी, बाकी रहे नाम अल्लाह का, यही है दरवेश की सदा। इतना कहकर दरवेश ने अपना किस्सा खत्म किया। उसने खिड़की से देखा, रात का आखिरी पहर भी खत्म होने लगा है और नसीम सहर चलने लगी है। बादशाह आलम ताब जाने कब नींद की आगोश में चला गया। दरवेश खामोशी से बादशाह के कमरे से निकल गया। पूरा महल सुनसान पड़ा था। वो चुपचाप महल से निकलकर कहीं और अपनी दास्तान सुनाने के लिए रवाना हो गया। प्यारे दोस्तों, दास्तान यहीं पर खत्म होती है और ये दास्तान आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।